नरेश प्रधान कौन है पता जवाहरलाल, ये कौन है? अपने ये बुला रखी क्या? इनका भी आगे बोलना पड़ेगा क्या? है? नहीं अभी ज्वाइन मत करो, पर क्या इसकी ये प्रेसिडेंट विभाग है तो इसको भी तो बोलना पड़ेगा ना। क्या तो बोलेंगे कौन भला है भाई, लास्ट टाइम पेपर रह जाएगा। एक कागज दिए जरा प्लेन। हाँ कहते हैं डॉक्टर जवाहरलाल जी के, वैसे ही बोल दूंगा 2 लाइन। वेलकम डॉक्टर जवाहरलाल, प्रेसिडेंट विभाग है ना। और है क्या, है क्या मार्कंडेय वो जो यूनिवर्सिटी है जो कॉलेज है। अच्छा अच्छा, आवाज मार्कंडेय कॉलेज है क्या? एसोसिएट फिजिक्स में है। अच्छा हो सकता है, अच्छा आईपीआर वाला चल रहा है। अच्छा ये वो है यूनिवर्सिटी। नेट पर जनरल कैटेगरी। अच्छा ईडब्ल्यूएस में होते हैं। ईडब्ल्यूएस का होती है बेनिफिट है। ईडब्ल्यूएस के ये गवर्नमेंट बेनिफिट मिल रहा है जरूर। हाँ जनरल कैटेगरी में इनकम कुछ कम होगा लेकिन कुछ मार्कंडे कॉलेज। मार्कंडा नेशनल कॉलेज। शाहबाद इसको 25-30 साल तो इसको हो गए 25 साल तो प्रोफेसर। और कौन है? अदर अदर में बीबी डॉक्टर अनिल आर्य, ये सब आईएमसी के हैं। अनिल आर्य तो नाम आईएमसी है। अनिल आर्य तो आईएमसी में वो कौन है? अदर डिग्निटरीज वो कौन? अदर डिग्निटरीज फ्रॉम अदर कॉलेजेस क्या है। also welcome distinguished guests from the college university colleges or universities from various parts of the world. Yeah, the वहां से जुड़े हुए बच्चा देख आया, बच्चा को मैसेज मारता है तो ज्वाइन करो। मालूम तो जरूर लेक्चर में चक्कर में कोई ग्रुप है ना और इस पे मैसेज मारते हैं जो दूसरा बच्चों को ज्वाइन करवा 10 मिनट या 55 मिनट तो हो गए। हाँ वो बड़ा बच्चों को ज्वाइन यार की पापा ने
कर ले क्या और क्या इसी के थ्रू कर ले इसको अपना डालेंगे आ जाएगा। जवाहर सर नमस्कार। हाँ नमस्कार अबाब जी। कैसे हैं सर? सर नमस्कार Insurance is like very optimized for radiation and antenna parts. Console it can also be done on console, but it was taking a lot of time. And HFA is sort of. Yes, sir. और आप ठीक है काम की? I cannot. जी सर, जी सर। Because of the small dimensions of the device. Sir, the experiment I because of but some other people's might be doing some experimental work and then you can compare those results with your theoretical results, something like that. yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुराग जी। गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर आवाज आपकी। हाँ जी आ रही है। गुड मॉर्निंग जवाहरलाल जी, डॉक्टर जवाहरलाल जी। Yes, sir. Sir, I have done that part in my thesis and my paper, sir. I haven't added it. यहाँ से अभी ये वो पहले तो आ रहा था, वो भी बंद हो गया। इसमें तो आया हुआ 26 आया है। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ अनुराग सर। कुछ और भी चल रहा है क्या? आपकी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ अनुराग सर।
इनसे पर ये पूछ लो कुछ और भी चल रहा है क्या? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है, पहले उनको बुलाएंगे फिर आपको बुलाएंगे। ठीक है, ओके सर। पहले तो बुलाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। हेलो। हाँ रविंदर भैया, इनको टीचर्स को गया है, बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे, क्लासरूम होंगे अपनी अपनी। बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है, यहाँ टोटल मिला के किसी हुए अभी। हाँ। साइंस की क्लासों में वैसे चले जाओ, टीचर नहीं लेगा, ये खड़े जाए। क्या कह रहे हैं पहले? सब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, नमस्कार। सर बहुत जी, अच्छा लगा। हाँ आपकी जवाहरलाल जी ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया जी। सर, आशीर्वाद है आपका। हाँ जी गौर साहब ठीक, जी बढ़िया, जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया अग्रवाल साहब। मैं यहाँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को। अग्रवाल साहब ठीक है? मैं सर डॉक्टर उदय भान सिंह, गुरु नानक खालसा जवाहरलाल कॉलेज जी। यमुनानगर से। अच्छा अच्छा,
आप यमुनानगर से? हाँ ठीक है उदय जी भान जी जी, बहुत नमस्कार। सुंदर आयोजन कर रहे हैं सर। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपका, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। आज का सेमिनार आपका बहुत उत्तम है, बढ़िया। हमारे कॉलेज से कई लोग जुड़े हुए हैं सर, मैंने कई लोगों को लिंक भेजा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। जी अभी 35 पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं, है ना? हाँ 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 हाँ, कोई नहीं, धीरे हो धीरे जाएगा। जुड़ेंगे सर, अभी जुड़ेंगे, और धीरे ज्वाइन धीरे कर जुड़ेंगे। रहे हैं। जी। अभी आप कहीं कहाँ पर हैं? अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं अभी? अभी कहीं? हाँ जी भेजा तो है सर इसमें। चलिए, बातचीत में थोड़ा ओवरलैपिंग हो रही है। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से, फिजिक्स डिपार्टमेंट से, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़। नमस्कार सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। तो सर नमस्कार। स्टार्ट करें? जरूर करें। तो आज के इस इनवाइटेड टॉक पे सबसे पहले आई डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। वेलकम ऑल द डिग्निटरीज एंड द पर्संस हु हैव कलेक्टेड हियर फ्रॉम विभा हरियाणा की तरफ से। जो आप जो है हमारे पास डॉक्टर जवाहरलाल जी जो प्रेसिडेंट है विभा हरियाणा के, डॉक्टर उदय भान जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, और मैं देख रहा हूँ यहाँ और भी बहुत सारे जो है विभा से जुड़े हुए सदस्य जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। इन सबका मैं यहाँ इस ऑनलाइन एक इनवाइटेड टॉक पे सबका स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर अनुराग गौड़ जी जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एक इनवाइटेड टॉक देने के लिए, इनका भी स्वागत तहे दिल से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जवाहरलाल जी को आमंत्रित करूंगा। आवाज नहीं आ रही है सर, आपने शायद म्यूट हो गए आप। हाँ संजीव जी आवाज नहीं आ रही है आप? हाँ जी, अब आ रही है सर? आ रही है जी। देखो अब आ रही है सर आवाज मेरी? हेलो। हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। अब आ रही है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो विभा संस्था के तहत जितने भी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनमें सबसे ऊपर हमारे डॉक्टर जवाहरलाल जी जो प्रेसिडेंट है विभा हरियाणा के, उसके बाद डॉक्टर उदय भान जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और डॉक्टर अनुराग गौड़ तो हमारे साथ हैं ही जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया कि आज का डिलीवर करने के लिए। तो मैं आप सबका अग्रवाल कॉलेज के मंच पर इस ऑनलाइन एक इनवाइटेड टॉक पर सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं अपने कॉलेज के बारे में। आप सब जानते ही हैं, वैसे तो कई बार कॉलेज में हमारे आ चुके हैं। तो हमारा कॉलेज जो अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ है, आप सब जानते हैं, इट इज नेक ग्रेड हाईली A++ री एक्रीडिटेड ग्रेड। हमारे प्राचार्य महोदय जो है डॉक्टर कृष्णकांत जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे कॉलेज ने नित नई ऊंचाइयां छुई है। चाहे वो नेक का ग्रेड हो A++ विद CGPA 3.57, या फिर कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस हो, या फिर हमारा जो कॉलेज एक मेंटर UGC की तरफ से एक परामर्श जो स्कीम है उसका भी ये हमारे कॉलेज के पास है कि हमारा कॉलेज एक मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है 5-6 कॉलेजों के लिए कि उनको किस तरह से नेक में अपने आप को अपग्रेड करना है, तो गाइडेंस हमारे कॉलेज की तरफ से। ये सारा मार्गदर्शन जो है हमारे प्राचार्य जी की तरफ से है। और हम जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हम टोटल 12 लोग हैं, जिसमें से 4 तो हम है सैंक्शन पोस्ट पे। हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जो मेंबर है डॉक्टर अजीत सिंह यादव, आज वो छुट्टी पे हैं किसी कारणवश। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे श्री रविंद्र जैन जी आते हैं जो हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हैं, आजकल वो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। नंबर 3 पे मैं आता हूँ डॉक्टर संजीव गुप्ता, हम तीनों एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसके बाद देवेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र, तो अभी हमारे साथ पिछले 4 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिल करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो 4 तो हमारे पास ही सैंक्शन पोस्ट हैं। उसके अलावा 8 लोग और हैं हमारे पास जो कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम से जुड़े हैं।
तो टोटल जो स्टाफ हमारा है वो 12 लोगों का है, और 12 लोग हम इस अपने डिपार्टमेंट को कोशिश में लगे हैं कि थोड़ा अच्छे तरीके से चलाएं और कुछ अचीवमेंट दें। तो इसीलिए हमने जो है डॉक्टर अनुराग गौड़ जी से रिक्वेस्ट की कि आज हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। लेकिन इस सीरीज में उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले मैं एक बार इनवाइट करता हूं डॉक्टर सबसे पहले श्री ओम प्रकाश जी को, जो प्रांत प्रमुख हैं स्वयं सेवक संघ के, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी मुझे लगता है हाँ दोबारा से भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लें, म्यूट हो रखा है ओम प्रकाश सर, जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कर लें सर अपने आप। जी जी बोल दो एक बार, कहते सर अनम्यूट कर लो। यहाँ से नहीं हो सकता अनम्यूट हमारी तरफ से, देखिए अनम्यूट करिए उनको। उधर से होगा, एक बार तो फोन करके कहें अनम्यूट करो। ओम प्रकाश जी अगर आवाज आ रही है हमारी आपको तो प्लीज अनम्यूट करो आप सर, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। अनुराग जी हेलो सर, आप उनको कहो या हमारे तरफ से कोई कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा उनको। मैं बोलता हूँ सर, मैं फोन करता हूँ। हाँ उनका अनम्यूट नहीं हो रहा एक्चुअली। जी जी भेजते हुए ना टीचर यार जब नहीं बैठे सर। नमस्कार सर। सर हाँ जी सर आप अनम्यूट करके सर हम 4 बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है। उनकी पिक्चर फोटो भी नहीं दिखाई दे रही, पिक्चर उनकी वो लगाई स्क्रीन। हाँ उनका अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम शुरू करें, बीच में जैसे ही वो कनेक्शन जुड़ेगा तो वो हमें ठीक है। अपने तब विचार तक मैं रखेंगे। जवाहरलाल जी को इनवाइट कर लेता हूँ। जवाहरलाल जी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर जवाहरलाल जी को, जो प्रेसिडेंट है विभा हरियाणा के और एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स में मार्कंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद हरियाणा में। तो सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ क्योंकि विभा जो आपकी संस्था है विज्ञान भारती के नाम से, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं थोड़ा बहुत नहीं जानते, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें कि क्या ये संस्था है, क्योंकि हमारा जो आज का इन्वाइटेड टॉक है इन एसोसिएशन विद विभा है, अग्रवाल कॉलेज और विभा दोनों मिलकर के इस एक प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो सर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, प्लीज आइए सर, अपने आशीर्वचन हमें दीजिए। तो थैंक यू डॉक्टर संजीव जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप? हाँ जी आ रही है सर। ठीक है, सभी को नमस्कार। आज वल्लभगढ़ से अग्रवाल कॉलेज वल्लभगढ़ के और विभा हरियाणा के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज का कार्यक्रम विज्ञान का स्वर्णिम सफर, आजादी का, स्वतंत्रता का जो हम महोत्सव मना रहे हैं, भारत के 75 साल जो पूरे हो रहे हैं, उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी
संदर्भ में राष्ट्रीय विज्ञान भारती के नेतृत्व में सभी प्रांतों को भी दिशा निर्देश मिले कि सभी प्रांत के जो विभाग यूनिट्स हैं वो भी अपने स्तर पर इस महोत्सव को, इस पर्व को जो है पूरा वर्ष मनाएं। विभा हरियाणा ने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से की है और लगातार हर महीने कार्यक्रम जो है अलग अलग जिला के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर ओम प्रकाश अरोड़ा जी, चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनुराग गौड़, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA फरीदाबाद, और सेक्रेटरी विभा हरियाणा, प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, एंड वाइस प्रेसिडेंट विभा हरियाणा। विभा हरियाणा से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर बिंदु मंगला जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, JC बोस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA फरीदाबाद, और इसकी मेंबर्स जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ का सभी स्टाफ, ऑर्गेनाइजर्स, विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए और साइंस फैकल्टी के या दूसरी फैकल्टीज के मेंबर्स और विद्यार्थियों। आजादी का अमृत महोत्सव विज्ञान भारती जो मना रही है, इसके पीछे है तो यही है कि हम साहित्य में पढ़ते हैं कि किस तरह से देशभक्तों ने अपने जीवन की आहुति दे करके इस देश को आजाद करवाया। राजनीतिज्ञ रहे, व्यवसायी रहे और अन्य क्षेत्रों से भी कवि जिन्होंने अपनी प्रेरक कविताओं द्वारा समाज को प्रेरित किया। इसी प्रकार विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी विज्ञान में इस तरह से खोजी की जो ना केवल समाज के लिए लाभकारी हुई बल्कि समाज में एक जागृति भी आई। जगदीश चंद्र बोस, SN बोस, चंद्रशेखर वेंकट रमन, कितने ऐसे PC रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, कितने ही ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने आजादी से पहले क्रांतिकारी विज्ञान में खोजे की, और आज हम उनको याद करते हैं इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा। विभा हरियाणा की नींव कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर RMP जायसवाल जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से 1998 में रिटायर हुए, उनके द्वारा रखी गई थी केंद्रीय नेतृत्व के साथ। और तब से विभा हरियाणा जो है विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है। वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य के बारे में व्याख्यान ये हमारा रेगुलर फीचर है। इस साथ ही और ऐसे कई कार्यक्रम हैं, ज्वलंत विषय होते हैं, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग है, पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, और विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिकों का परिचर्चा है। ये सभी कार्यक्रम जो है विज्ञान भारती हर वर्ष जो है ये करवाती है। इसी संदर्भ में आज का ये व्याख्यान है
कि विज्ञान का एक स्वर्णिम कि किस प्रकार आजादी से पहले और आज तक विज्ञान की उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, इसके ऊपर व्याख्यान आप सुनेंगे। मैं ऑर्गेनाइजर्स को विवा हरियाणा की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विवा हरियाणा के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप इस कार्यक्रम से जुड़े और विशेष रूप से प्रोफेसर ओम प्रकाश अरोड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूं। ओम प्रकाश अरोड़ा जी हमारी जो मार्गदर्शन कमेटी है उसके एडवाइजर हैं। मैं उनका विवा हरियाणा की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर जवाहरलाल जी कि आपने विभाग के कार्यों पर, किस तरह से विभाग एक एसोसिएट है पूरे विज्ञान के साथ, साइंस के साथ हरियाणा में, और क्या क्या प्रोग्राम आप करते हो अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट्स में मिल करके बड़ा अच्छा लगा। और हमें आशा है कि आपके इस व्याख्यान के बाद और भी बहुत से लोग विभाग के साथ जुड़ेंगे। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं इसी कड़ी में प्रोफेसर ओम प्रकाश जी अरोड़ा, मुझे लगता है अब उनका माइक सर आपका ठीक है, आवाज मेरी आ रही है आपको? प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, माइक उनका शो तो कर रहा है फिलहाल, ठीक है, पर या तो इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है। अनुराग जी, हेलो जी जी, मैं करूं क्या उनको इनवाइट? उनको मुझे लगता है माइक में फिर दिक्कत है कोई। डॉक्टर संजीव, हाँ जी, उन्होंने बोला है कि जैसे डॉक्टर संजीव, यू कंटिन्यू द प्रोग्राम विद डॉक्टर अनुराग। ओके ओके, क्योंकि उनको मुझे लगता है आवाज आ नहीं रही मेरी, है ना उनको फिर। तो मैं इसी कड़ी में डॉक्टर अनुराग गौड़ जी को इनवाइट करता हूं, क्योंकि ये उन्होंने आज का जो व्याख्यान है भारतीय विज्ञान का स्वर्णिम सफर, जैसा डॉक्टर जवाहरलाल जी ने भी बताया कि ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि आज़ादी का जो स्वर्णिम सफर, जो अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में जो मनाया जा रहा है, उसी के तहत हमारे प्राचार्य महोदय ने भी ये डिसाइड किया था कि हर डिपार्टमेंट जो है एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव में अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे अगर हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट है या साइंस का है तो साइंस का क्या योगदान रहा 75 सालों में, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का क्या रहा, पॉलिटिकल साइंस है, तो उस तरह से हमने ये प्रोग्राम आयोजित किए हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है इस वेबिनार को आयोजित कर रहा है, जिसमें इसका टॉपिक रखा है कि आज़ादी का स्वर्णिम सफर। 75 सालों में साइंस ने क्या क्या प्रोग्रेस की, क्या क्या तरक्की की है, इस पर डॉक्टर अनुराग गौड़ जी प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ अनुराग जी का, क्योंकि हम सब उनके लिए थोड़ा नए हैं और वो हमारे लिए भी नए हैं। पहली बार हमारा एक दूसरे से मुखातिब आज हो रहे हैं। तो डॉक्टर अनुराग गौड़ जी, जिन्होंने 2007 में पीएचडी की IIT रुड़की से, और प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद। और यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही वाज एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, NIT कुरुक्षेत्र, जिसको हम ज्यादा पॉपुलर नाम से जानते हैं। डॉक्टर गौड़ हैज रिसर्च वर्क ऑन फंक्शनल नैनो मटेरियल्स, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड स्पिनट्रॉनिक्स। उनका जो एक्सपर्टाइज है इन 3 फील्ड में, उन्होंने तकरीबन 120 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, और 7 रिसर्च प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से 7 रिसर्च प्रोजेक्ट भी वो हैंडल कर चुके हैं। ही इज ऑल्सो अवार्डेड यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी जो है उन्हें मिल चुका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। और उसके बाद इसमें है कि लिस्टेड इन द मार्क्वेस Who's Who in the World magazine in 2011 as a distinguished achiever, published by United States of America in 2011. So this is a very distinction. I congratulate Dr. Anurag ji
for this one. He has also supervised 7 PhD students, 7 PhD students को और तकरीबन 60 MTech students को he is guiding at present. Dr. Anurag Goel is also editor of Applied Science Letter and reviewer of various international research journals, including AIP, Elsewhere, IOP, Springer Journals, and many more. He has also written 2 books on energy storage and conversion devices. He is also life member of Material Research Society of India and American Chemical Society. He has delivered many invited talks all around the world. He has visited many countries in this regard for his academic and research assignments. He is also serving as Secretary Vigyan Bharati Haryana with the aim of dissemination of Swadeshi science in the masses. So this was a brief introduction of Dr. Anurag Goel, and we are overwhelmed with your presence, sir. हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और इनवाइटेड टॉक देने के लिए आप राजी हुए. तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना जो इनवाइटेड टॉक शुरू कीजिए सर. डॉक्टर अनुराग गोयल जी. धन्यवाद सर. और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी को सादर नमस्कार. और ये बड़े हर्ष की बात है कि आज अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय विज्ञान की जो स्वर्णिम यात्रा है उस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर कृष्णकांत जी, इन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम की अनुमति दी. और साथ ही साथ जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है इस कार्यक्रम की, चाहे उसमें डॉक्टर संजीव गुप्ता जी हों, डॉक्टर देवेंद्र हों, और जो भी हमारे इस कार्यक्रम से के आयोजक हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं. और साथ ही साथ ये बड़े हर्ष की बात है कि माननीय ओम प्रकाश अरोड़ा जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं. जैसा कि डॉक्टर जवाहरलाल जी ने बताया कि वो विज्ञान भारती हरियाणा के जो मार्गदर्शन समिति है उसके सदस्य हैं, हमारे एडवाइजर हैं. उनके मार्गदर्शन में हम विज्ञान भारती जगह जगह अपने प्रोग्राम करती है. और विज्ञान भारती का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो स्वदेशी विज्ञान की परिकल्पना है उसको हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारे युवा वैज्ञानिक, हमारे छात्र, हम अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से विज्ञान को आगे बढ़ा सकें. तो मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा. साथ ही साथ हमारे डॉक्टर जवाहरलाल जी जो कि अध्यक्ष हैं विज्ञान भारती हरियाणा के, कि उन्होंने भी अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं. साथ ही साथ विज्ञान भारती के और बहुत सीनियर कार्यकर्ता आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं. डॉक्टर बिंदु मंगला जी जो कि विज्ञान भारती हरियाणा की संयुक्त सचिव हैं, कार्यक्रम में वो उपस्थित हैं. डॉक्टर अनिल आर्या जी जो कि हरियाणा प्रांत की जो प्रचार टीम है उसके सदस्य हैं, वो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं. और जितने भी माननीय विज्ञान भारती के कार्यकर्ता, डॉक्टर उदय भान जी और जो सब लोग जुड़े हैं, उन सभी का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार. और जो हमारे छात्र स्पेशली इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि वो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझें कि किस तरह से जो भारतीय विज्ञान जो रहा है, जो उसकी प्राचीन से लेकर और आज तक जो गौरव गाथा है, और विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे महान ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो स्वर्णिम कहानियां लिखी हैं, जो खोजें की हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे आज के इस व्याख्यान में. मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं. आप देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड्स को? हेलो जी डॉक्टर साहब दिख रहा है? दिख रहा है जी जी. तो आज का जो जैसा कि जवाहरलाल जी ने बताया कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और इसी कड़ी में जो विज्ञान भारती हरियाणा और अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ आज भारतीय विज्ञान की स्वर्णिम यात्रा, इस विषय पर हम आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं.
और जो पर्पज है इस कार्यक्रम का, ये उद्देश्य ये है कि जो हमारे छात्र हैं, हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, उनको ये जानकारी हो कि भारतीय जो विज्ञान है, भारतीय जो साइंस है, उसमें अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या क्या काम हुए हैं। क्योंकि इस चीज़ का अभाव देखा गया है कि हमारे छात्रों के बीच में हमारा जो विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ है, हमारे वैज्ञानिकों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी जानकारी बहुत कम है। तो इसीलिए जो कि विज्ञान भारती का भी उद्देश्य है कि हम कैसे विज्ञान की परिकल्पना को, स्पेशली जो स्वदेशी विज्ञान की परिकल्पना को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो उसी कड़ी में हम आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से एक थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपने इस व्याख्यान की शुरुआत करता हूं। मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, स्पेशली जो हमारे छात्र हैं, वो अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके ये सोचें कि दुनिया के 2 महान वैज्ञानिक कौन हैं। अपनी आंखें बंद करके ये अपने मन में सोचें कि दुनिया के 2 महान वैज्ञानिक कौन कौन हैं। तो किसकी छवि उनके मस्तिष्क में आती है या उनकी आंखों के सामने किन 2 महान वैज्ञानिकों की छवि आती है। तो कृपया वो सोचें और एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कौन से 2 महान वैज्ञानिक उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में उनकी छवि क्रिएट होती है इंस्टेंटली। तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर जो देखा गया है, जो ज्यादातर लोग बताते हैं, तो मुख्य रूप से आइंस्टीन और न्यूटन, इन 2 वैज्ञानिकों के बारे में हमारे जो भारतीय छात्र हैं, जब उनसे भी पूछा जाता है कि दुनिया के 2 महान वैज्ञानिक कौन हैं, तो ज्यादातर छात्र इन्हीं 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं। ये सत्य है कि ये दोनों वैज्ञानिक भी महान हैं, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी या तो हमारे छात्रों को नहीं है, उनकी उपलब्धियों के बारे में, चाहे उसके जो भी कारण रहे हों, या तो हमने उनको उतना प्रसारित नहीं किया, या अपने जो हमारे सिलेबस हैं, क्यूरिकुलम है, उनमें उनको शामिल नहीं किया। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को, अपने छात्रों को उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में बताएं। साथ ही साथ एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के रूप में, जैसे आप अपने मन में सोचें या विचार करें कि कितनी टर्म्स विज्ञान के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पे हैं, तो शायद ही कुछ 1 या 2 टर्म हमारे छात्र बता पाते हैं कि ये वैज्ञानिक टर्म, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी खोजें भारतीय वैज्ञानिकों ने की हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों के नाम से जो टर्म्स हैं उनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर में उनको शामिल किया गया है। कुछ टर्म्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे साहा इक्वेशन फॉर फोटो आयनाइजेशन, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के बारे में तो काफ़ी छात्र जानते हैं कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी सर सीवी रमन ने 1928 में की थी, और जिसके माध्यम से हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द मटेरियल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद बोसोन, तो बोसोन जो कि हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे काम किया। आइंस्टीन के साथ वो कोलैबोरेट करते थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, तो उन्होंने बहुत सारा काम विज्ञान के क्षेत्र में किया है। साथ ही साथ जीनस सुब्बा राव माइसिस, ये एक फंगस का नाम है जो कि इंडियन साइंटिस्ट सुब्बा राव के नाम पे रखा गया था। इसी तरह से बोस ल्यूनार इम्पैक्ट क्रेटर, ये भी रिकॉग्निशन बोस को दिया गया। जोशी वीनस क्रेटर, जो कि आनंदीबाई जोशी वैज्ञानिक हुई हैं, उनके नाम पर रखा गया। चंद्रशेखर लिमिट, और ना जाने ऐसी कितनी दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे जो विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पे हैं, लेकिन हमारे छात्रों को उनकी जानकारी या तो कम है या ना के बराबर है। तो इसी कड़ी में हम अपने विज्ञान की जो गाथा है, अगर हम देखें कि जो भारत की जो परिकल्पना है कि जो इंडिया का जो इवोल्यूशन है, जो भारत का जो समाज है, वो वसुधैव कुटुंबकम की कंसेप्ट में हमारी धारणा विश्वास रखता है। पूरा संसार एक बार है और हम मंत्र के माध्यम से पूरे संसार के कल्याण के लिए
काम करते हैं पूरे संसार निरोगी रहे, उसका कल्याण हो, इस प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। और इसी कड़ी में जो हमारे पुराने ऋषि हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान की परिकल्पना को आगे बढ़ाया कि किस तरह से हम ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से अपने लोगों, अपने इस परिवार की, जो कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो जो हमारे पहले ऋषि हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, आर्यभट्ट हो, सुश्रुता हो, इन सभी ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया। और ये उस समय की बात है जो वैदिक काल, जब पूरा जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वो अंधकार में डूबी हुई थी। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, या जो वैदिक काल में जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में पूरी और आगे बढ़कर कई दशकों तक हमारे भारतीय वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहे और पूरी दुनिया का नेतृत्व करते रहे। कुछ आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या उपलब्धियां हमारे वैदिक काल से लेकर जो कॉलोनियल काल था और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस काल, इस सभी में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की हैं। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसको हम दो कालखंड में बांट सकते हैं, एक जो वैदिक काल और दूसरा जो कॉलोनियल पीरियड रहा है, अंग्रेजों के शासन काल में हम जो वैज्ञानिकों ने काम किया। तो जो प्री इंडिपेंडेंस का जो पीरियड है, इसमें जो वैदिक काल रहा, वैदिक इरा रहा, उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरी भारत में हुई। जैसे कि आर्यभट्ट, जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने जीरो को इन्वेंट किया। ये वैदिक काल की उपलब्धि रही है और आज भी पूरी दुनिया भारत की ताकत विज्ञान के क्षेत्र में इस जीरो की इन्वेंशन से मानती है कि भारत ने ही पूरी दुनिया को काउंटिंग सिखाई, गिनती सिखाई। इसी के साथ साथ जो कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, इन सभी का जिक्र जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसमें बहुत डिटेल में 1500 BC पूर्व लिखा गया है, जो कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। साथ ही साथ जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसमें जो डेसिमल सिस्टम वो पहले से उपलब्ध था, क्योंकि जिस तरह के प्रमाण मिले हैं, जो उनका जो मापने का और तोलने का जो तरीका था, बाट सिस्टम, उस सभी में डेसिमल सिस्टम की जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ जो एस्ट्रोनॉमी की कंसेप्ट है, मेटाफिजिक्स की कंसेप्ट है, ये ऋग्वेद में बड़े डिटेल में अच्छी तरीके से लिखी गई और बताई गई है। तो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि वैदिक काल में जितनी भी साइंटिफिक खोजें हुई, भारत उनमें अग्रणी रहा। और जो फंडामेंटल विज्ञान की खोजें थीं, वो बहुत सारी खोजें भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। साथ ही साथ एटम की कंसेप्ट है जो वैदिक टाइम में आई, वो हमारे ऋषि मुनि द्वारा दी गई। और मटेरियल वर्ल्ड को उन्होंने 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, एयर, वायु, वाटर, जल और ईथर, स्पेस। इस परिकल्पना के साथ उन्होंने परमाणु को बताया कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें, चाहे जो फिजिक्स का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेदा का क्षेत्र हो, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, चाहे चरक हैं या श्रुत हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया है। तो इसी के साथ हम कुछ अपने पुराने जो ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, उनमें धन्वंतरी एक बड़ा नाम है। 3000 BC पूर्व उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी बुक लिखी है अग्निवेशा संहिता, और उसके अंदर उन्होंने सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, इन सब की जानकारी विस्तृत रूप से लिखी है। और साथ ही साथ उन्होंने जो 3 दोष आयुर्वेदा के अंदर, त्रिदोष की जो कंसेप्ट है, वात, पित्त और कफ, जिस पे पूरा आयुर्वेदा आधारित है, उसकी जानकारी अपने ग्रंथों में दी है। साथ ही साथ उन्होंने शरीर रचना विज्ञान नाम से भी एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें पूरी शरीर का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सोल और आत्मा की जानकारी, हमारे बॉडी के पार्ट्स की जानकारी, ब्रेन की जानकारी, इन सब का विस्तृत वर्णन उन्होंने उस समय 3000 BC पूर्व अपने ग्रंथों में लिखा है। साथ ही साथ अगर हम देखें, सुश्रुता जो कि फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, उन्होंने उस समय रीनोप्लास्टी और जिसको जो हम आज प्लास्टिक सर्जरी, उन सब की बारे में उन्होंने ना केवल बताया बल्कि उसको उस समय इम्प्लीमेंट भी किया, और लगभग 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाए।
जिनका उपयोग करके उन्होंने सर्जरी उस समय फर्स्ट एक आप कह सकते हैं कि मेडिकल साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने इस लेवल पर चिकित्सा पद्धति को पहुंचाया। पोस्टमार्टम की कंसेप्ट भी इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। ये कुछ जो सुश्रुता संहिता नाम की बुक इन्होंने लिखी, कैटरेक्ट हर्निया के जो ऑपरेशन इन्होंने किए उसमें इनका एक्सपर्टाइज था, रीनोप्लास्टी पे इन्होंने काम किया। तो बहुत सारी चीजें एंटीबायोटिक हर्ब्स उनके टाइम में बनाई गई जो विभिन्न रोगों के निदान के लिए उपयोग में लाई गई। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन्होंने बनाए थे अपने वैदिक काल में। साथ ही साथ चरक जो कि एक फेमस रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के अंदर, और इन्होंने इंटरनल मेडिसिन के लिए ही वेरी पॉपुलर। और उन्होंने जो आर्टिफिशियल लिम्ब के रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट उस समय 800 BC में दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे मेथड बताई जिनके द्वारा का इलाज किया जा सकता था, लिप्रेसी, कैंसर, ब्लाइंडनेस, इन सभी के उपचार के लिए उन्होंने मेथड्स बताए, दवाएं बताई, और बहुत सारा काम इस चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने किया। साथ ही साथ मरकरी और सल्फर, उस समय भी इन्होंने कुछ मेटल्स को लेके, कुछ केमिकल्स को लेके बहुत सारी मेडिसिन तैयार की, जिनके माध्यम से उस समय की चिकित्सा पद्धति में लोगों का उपचार किया जाता था। साथ ही साथ जो आर्यभट्ट रहे हैं, जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत काम एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में किया। एंड आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया कि अर्थ की जो शेप है वो राउंड है, वो अपने एक्सिस पे मूव करती है और इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। तो ये सारी जानकारी लगभग उस समय 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट जी ने दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मून इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, बल्कि जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है उसी से मून चमकता है। ये सारी जानकारी आर्यभट्ट के द्वारा, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम किया और सारी जानकारी उस समय बताई थी। एक्लिप्स, इन सभी का ये पैंट वाले जो आरटीजीएस करने के लिए लेटर लिखते हैं हम, उस पे भी दोनों प्रधान आर्यभट्ट जी ने अब विस्तृत जानकारी अपने लिटरेचर में लिखी है। साथ ही साथ जो भास्कराचार्य जी रहे हैं, भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें जो मोशन ऑफ द प्लेनेट की जानकारी उन्होंने दी है। उसको ग्रह गणिता के नाम से उन्होंने एक चैप्टर उसमें लिखा कि हमारे प्लैनेट्स का क्या मोशन होती है। और साथ ही साथ उनका जो एक और इम्पोर्टेंट वर्क और लिटरेचर रहा है, कर्ण कौतूहल, वो लिखा उन्होंने इन द एज ऑफ 69 ईयर, और उसको जो इट इज रिगार्डेड एज द रेफरेंस बुक फॉर पंचांग, उसी के आधार पर बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी के अंदर गणनाएं की जाती हैं। इसी के साथ जो ब्राह्महिर रहे हैं, उन्होंने भी पंच सिद्धांत पर काम किया, बृहत संहिता पे काम किया, और बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल वर्क उन्होंने किया है। और ये भी बताया जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सबसे पहले ब्राह्महिर ने बताया था, लगभग 1100 वर्ष पूर्व जो इसाक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। लेकिन 1100 वर्ष न्यूटन से पहले ब्राह्महिर ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, लिखा था। लेकिन उस समय कुछ इस तरह का पब्लिशिंग का कंसेप्ट नहीं था, या इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क को पब्लिश नहीं किया जाता था, तो इसलिए उनके नाम पर ये कहीं पब्लिश नहीं रहा। लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अपने ग्रंथों में उस समय लिखी है, जो बाद में ग्रंथों में देखा गया। और अभी एक विश्व की महान यूनिवर्सिटी ने ये माना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन से पहले ब्राह्महिर जी ने बताया था। इसी के साथ साथ जियोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, प्लांट्स, ट्रीज के क्षेत्र में काम किया। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, ये सब वैदिक काल की खोजें हैं, जिनमें हमारे ऋषि मुनि जो कि अपने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि इतनी शार्प थी कि वो इस तरह की खोजें जो कि बिल्कुल फंडामेंटल थी और बिल्कुल विज्ञान की जो विज्ञान के धरातल पर एक पिलर के रूप में आज भी काम करती हैं, वो हमारे महान वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। कनड ऋषि जो कि फाउंडर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहलाते हैं, उन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में, द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को 9 एलिमेंट्स में उन्होंने डिवाइड किया, अर्थ, वाटर, लाइट, फायर, विंड, ईथर, टाइम, स्पेस, माइंड एंड सोल। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द क्रिएशन इज मेड ऑफ द एटम। और उस समय इन्होंने बताया, जो आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
कि किस तरह से एटॉमिक लेवल पर एटम स्टार्ट अटैचिंग टू ईच अदर, बना है, बहुत सारे वापस बड़ी स्ट्रक्चर। इसकी जानकारी हमारे कन्नड़ ऋषि ने उस समय दी थी कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन है इस यूनिवर्स एटम्स के द्वारा होती है और एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स और बड़ी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। तो डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व इसकी जानकारी कन्नड़ जी के द्वारा दी गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी या तो हमारे जनमानस में नहीं है, भारतीय जनमानस में, और ये आवश्यक है कि हम अपने छात्रों के बताएं, हमको गर्व हो कि हमारी भारतीय संस्कृति या प्राचीनतम विज्ञान कितना समृद्ध था और कितनी सारी खोजें उनके द्वारा की गई थी। साथ ही साथ कन्नड़ ने मोशन ऑफ एटम्स, उनकी डायमेंशंस के बारे में बताया। जो एक एमिनेंट हिस्टोरियन हुए हैं टी.एन. कोलब्रुक, उन्होंने ये कहा था कि कंपेयर टू द साइंटिस्ट ऑफ यूरोप, कन्नड़ एंड अनदर इंडियन साइंटिस्ट वर द ग्लोबल मास्टर इन द फील्ड। कि जो यूरोपियन साइंटिस्ट की तुलना में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी जो मास्टरी थी इन फील्ड में वो कई गुना ज्यादा थी। इसकी जानकारी कई जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखी है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया और साथ ही साथ उन्होंने कि किस तरह से जो परमाणु और परमाणु के द्वारा फिर द्विअणु, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने अपने ग्रंथों में बताया है। साथ ही साथ जो नागार्जुन रहे हैं उन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में काम किया, केमिकल मेटल्स को डेवलप किया और साथ ही उन्होंने एक बुक लिखी नागार्जुन ने जो रत्नाकर के नाम से, और रत्न रत्नाकर आज भी जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं भारतीय उनमें पढ़ाई जाती है, उसमें विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी गई है। और साथ ही साथ नागार्जुना ने हमारी मेटल्स हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, टिन है, सिल्वर है, इन सब मेटल्स को बर्न करके इनको एसिड फॉर्म में बर्न किया और उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव करके इनको जो डिजीज की उपचार के लिए, बीमारियों के उपचार के लिए किया, जो हम आज भी करते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि मटेरियल्स को फंक्शनलाइज करते हैं, तो फंक्शनलाइज करने के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जब हम उनको नैनो लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे उनका सिंथेसिस करते हैं तो उनका जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है और उपचार में वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो ये चीज़ें नागार्जुन ने उस समय किया और उस समय किस तरह से उन्होंने आयरन, टिन और कॉपर इस तरह की मेटल्स को बर्न करके, क्योंकि जब हम किसी मेटल को बर्न करते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, उसको वेपराइज फॉर्म में लाते हैं, तो एटॉमिक लेवल पर उस पार्टिकल को हम ब्रेक कर पाते हैं। और जब एटॉमिक लेवल पर हम ब्रेक करते हैं तो मटेरियल्स की केमिकल एक्टिविटी बढ़ती है। केमिकल एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ में उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है, उसकी जो इसीलिए जो मेडिसिन हैं, जो आज भी हम नैनो मेडिसिन पे काम करते हैं, उनकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए उनको इस लेवल पर, एटॉमिक लेवल पे ब्रेक करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमारे जो नागार्जुन, जो इस तरह के ऋषि मुनि रहे हैं, पुराने ग्रंथों में रही है। तो प्राचीन काल में इतनी समृद्ध, इतनी रिच हमारी जो भारतीय विज्ञान रहा है कि दशकों तक भारतीय विज्ञान ने पूरी दुनिया को न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लीड किया, नेतृत्व किया। सभी को, हम अपने छात्रों को, हमारे युवा वैज्ञानिकों को होनी चाहिए। साथ ही साथ पाराशर एक जो हमारे ऋषि रहे, उन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में बहुत काम किया। कई सारे उन्होंने जो फैमिली हैं, जो प्लांट्स की, उनके बारे में बताया। और ये सब जो चीज़ें हुई हैं हमारे जो वैदिक काल में, तो इन सब की जानकारी हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या जीरो की खोज की, एटॉमिक, परमाणु, अणु और पूरे जो मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेदा है, जो मेडिकल, जो सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उसमें पूरा का पूरा जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो भारतीय इन ऋषि मुनियों का वैदिक काल से जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड रहा है, उसमें जो पीरियड है स्पेशली 1830 से और 1947 के बीच का, उसमें जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं और उस समय विज्ञान के क्षेत्र में रहा है, इनमें महेंद्र लाल सरकार एक बड़ा नाम है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? एक मेडिकल डॉक्टर थे और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अपने काम से ये प्रूव किया कि जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस है वो यूरोपियन मेडिकल प्रैक्टिस से बेहतर है।
क्योंकि आयुर्वेदा के फील्ड में भारत का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, भारत ने लीड किया है और कई अवसर पर यह साबित किया है कि जो आयुर्वेदा पद्धति है वो आज भी कई मायनों में सर्वोत्तम है और उसका जो उपचार है, जब एलोपैथी के अंदर किसी चीज का उपचार नहीं होता तो वहां पर आयुर्वेदा काम करती है। तो इन्होंने इस मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस को इन्होंने संस्था बनाई और उसके साथ साथ इन्होंने जो इसको स्थापित किया वो किसी गवर्नमेंट हेल्प से नहीं बल्कि कम्युनिटी के सपोर्ट के माध्यम से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर खड़े किए जिससे विज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, काफ़ी जानकारी और भारतीय जनमानस के अंदर अगर हम देखें तो सत्येंद्र नाथ बोस और सीवी रमन, इनके जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने भी काफ़ी उनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में रहा है और जगदीश चंद्र बोस ने इंटरडिसिप्लिनरी काम किया। वो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स पे बहुत काम किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो लाइफ साइंस है, जो प्लांट साइंस है, उसके अंदर भी काम किया। और जगदीश चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि जो प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर प्राण होते हैं, और ना केवल बताया बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को साबित किया। एक यंत्र उन्होंने बनाया जिसके माध्यम से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को उन्होंने मीजर किया। क्रिस्कोग्राफ उसके नाम उन्होंने दिया। इस क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से उन्होंने प्लांट्स की ग्रोथ को मीजर किया और आप देखिए उनका जो रिसर्च वर्क था, जो क्रिस्कोग्राफ की डिमांड पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में इस इंस्ट्रूमेंट को मांगा गया, इसको खरीदा गया। तो उस समय जब हम बात करते हैं कि आज आत्मनिर्भर भारत की, तो इस तरह का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया, उस स्तर का, उस मापदंडों पे उन्होंने काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वर्क की, उनके बनाए हुए यंत्रों की उपयोगिता तथा साथ साथ उनकी डिमांड रही है। जगदीश चंद्र बोस जी ने बोस इंस्टीट्यूट बनाया 1917 में, और साथ ही साथ जगदीश चंद्र बोस एक बहुत ही उच्च कोटि के टीचर पार एक्सीलेंस वो रहे हैं, क्योंकि जब जगदीश चंद्र बोस पढ़ाते थे तो उनकी जो कक्षा में पहली पंक्ति में बैठने के लिए छात्रों में आपस में लड़ाई होती थी, क्योंकि इतना अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका था, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बहुत रोचक तरीके से विज्ञान को छात्रों के समक्ष रखते थे, और उसी की वजह से एज ए टीचर वो अपने छात्रों में बहुत अत्यधिक पॉपुलर थे। और उस समय आप सोच सकते हैं कि ये सब जो हम कॉलोनियल पीरियड में जो इन वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धियां हासिल की, ये उस समय की बात है जब भारत पे ब्रिटिश रूल था और सारी चीज़ें ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा गवर्न होती थी, चाहे पॉलिसीज हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी फंडिंग होगी, कौन सी लैब बनेगी, किस फील्ड में काम होगा, और सब मिलिट्री, पुलिस, सब कुछ उनके अंडर में आती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की रिसर्च करना, जब कोई बहुत फंडिंग रिसर्च के लिए उस समय उपलब्ध नहीं थी, केवल अपने उन्होंने लगन के माध्यम से इस तरह के खोज को किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हद तक पॉपुलर रही। तो इस तरह के काम जगदीश चंद्र बोस जी ने किए। उन्होंने जो खोज हैं उनको काफी ब्रॉड रखा, एक फिजिक्स से लेकर लाइफ साइंस तक के फील्ड में उन्होंने पार एक्सीलेंस काम किया। तो इसलिए कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसकी हम आज बात भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह से हम एक चीज, अगर मान लो फिजिक्स के क्षेत्र में उनका एक्सपर्टाइज था, तो उस एक्सपर्टाइज को यूज करके उन्होंने प्लांट साइंस के अंदर कि कैसे प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाए, उन्होंने क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से एक नई यंत्र का निर्माण किया। जगदीश चंद्र बोस जी ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए। ये क्रिस्कोग्राफ है जो उन्होंने बनाया था, माइक्रोवेव एपरेटस उन्होंने बनाए, साथ ही फोटोसिंथेसिस, बबलर और इस तरह की खोजें उस समय उन्होंने अपने काल में की। उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र रॉय का नाम आता है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत काम किया है, स्पेशली जो नाइट्राइट्स और हाइपोनाइट्राइट्स ऑफ द डिफरेंट मेटल्स इन्होंने सिंथेसाइज किए, और इनको फादर ऑफ नाइट्राइट्स कहा जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट का प्योर फॉर्म में इन्होंने सिंथेसिस किया, और प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने ये माना कि इसको इंडस्ट्रियलाइज करें, इसको कॉमर्शलाइज करें, ताकि हम देश की इकोनॉमी में योगदान कर सकें, इस देश को विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। तो उन्होंने बंगाल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स के नाम से एक कंपनी बनाई, फार्मास्यूटिकल कंपनी,
और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो बंगाली भाषा और उन सब में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी साइंटिफिक टॉपिक्स लिखे और उस प्रचार प्रसार के लिए काम किया। साथ ही साथ उन्होंने इस्टेब्लिश किया नागार्जुन प्राइज फॉर द बेस्ट वर्क इन केमिस्ट्री, ताकि लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए आकर्षित किया जा सके। और वो बहुत ही उच्च कोटि के टीचर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी रहे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस जी भी एक बड़ा नाम है भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में, उन्होंने काफी काम किया, आप सब जानते हैं। ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ बोस जगदीश चंद्र बोस के स्टूडेंट रहे हैं। और जगदीश चंद्र बोस की आप पॉपुलैरिटी देख सकते हैं या उनकी आप कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि जो उनके कई सारे छात्र जो विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस फोटो में ये जगदीश चंद्र बोस हैं सेंटर में, और इनके साथ में ये जो इनके स्टूडेंट हैं NC नाग, JC घोष लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये हैं MN साहा, मेघनाथ साहा और S दत्ता। और जो नीचे बैठे हुए हैं इनमें NR सेन लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे JN मुखर्जी हैं, और ये बीच में सत्येंद्र नाथ बोस एंड DM बोस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके जो छात्र रहे हैं जगदीश चंद्र बोस जी के, किस स्तर तक उन्होंने पहुंचाया है तो अपने छात्रों को, तो किस तरह का उनका मार्गदर्शन रहा, किस तरह का उन्होंने ज्ञान अपने छात्रों को दिया जिसके माध्यम से वो इस स्तर तक पहुंच पाए। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत काम किया, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में कोलैबोरेशन करते थे। उसी के साथ में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दी कि कैसे बोस पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होता है। इसी के साथ साथ बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर भी माना जाता है, उसकी थ्योरी बोस ने दी। बोस पार्टिकल आप सभी जानते हैं। तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्येंद्र नाथ बोस ने काम किया, और उन्होंने जो फाउंडेड किया साइंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल, और एक टीचर, उच्च कोटि के टीचर और सुपरवाइजर रहकर उन्होंने विज्ञान की सेवा की। साथ ही साथ मेघनाथ साहा, जिन्होंने काम किया जो साहा आयनाइजेशन इक्वेशंस हैं जो डिस्क्राइब करती हैं केमिकल और फिजिकल कंडीशंस को स्टार्स में, उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ उन्होंने जो कई सारे साइंस और कल्चर के जर्नल उस समय स्थापित किए। और बाद में मेघनाथ साहा इंडियन पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए 1951 में, क्योंकि उनका पर्पस था कि किस तरह से विज्ञान को महत्वता दी जाए, क्योंकि विज्ञान का एक अहम रोल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और उसके उस देश को विकसित करने में विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में एंटर किया, और साथ ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी जो उनमें बदलाव, ताकि विज्ञान को महत्वता दी जा सके, उसके लिए काम किया। साथ ही साथ सीवी रमन जो सबसे पॉपुलर वैज्ञानिक हैं भारतीय वैज्ञानिकों में, जिन्होंने 1929 में नोबेल प्राइज मिला था, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1929। और रमन इफेक्ट के लिए उनको ये नोबेल प्राइज दिया। और रमन इफेक्ट आज भी कितना प्रासंगिक है कि रमन स्पेक्ट्रोमीटर पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, और इससे बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स खोजे गए हैं, और हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से हमको मिलती है। तो एक यूनिक, और सीवी रमन जी ने किस परिस्थितियों में और किस तरह से लैब्स बनाकर एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस खोज को किया, इस सब का हम जानकारी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। साथ ही साथ जो अगर हम देखें SS भटनागर, ये इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी काम किया, ये भी डायरेक्टर जनरल रहे CSIR के, और भारत के अंदर बहुत सारी रिसर्च लैब्स इन्होंने इस्टेब्लिश की। S चंद्रशेखर, जो कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट रहे, इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला 1983 में। एस्ट्रोफिजिक्स में इन्होंने काफ़ी काम किया। हरगोविंद खुराना, उन्होंने आर्टिफिशियल जीन डेवलप किया लेबोरेटरी में, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1960। सतीश धवन रहे हैं इसरो के, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने लॉन्च किया आर्यभट्टा को इन 1975। होमी जे भाभा, उनका भी मॉडर्न
इरा में बहुत कंट्रीब्यूशन है भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स उन्होंने इंडिया में सेटअप किए, जिससे काफी पावर का जो प्रॉब्लम था इंडिया का वो सोल्व हुआ। साथ ही साथ उन्होंने क्वांटम थ्योरी, कॉस्मिक रेज, एटम से स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में विस्तृत काम होमी जे भाभा के द्वारा किया गया। राजा रमन्ना जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए पोखरण में, उनमें भी इनका बड़ा योगदान था। इसी के साथ हमारे और लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसे जिन कितने महान वैज्ञानिक हमारे वैदिक काल से लेकर और आज के पोस्ट इंडिपेंडेंस काल में हमारे वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहते हुए काम किया है। चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे कितने वैज्ञानिक हमारे रहे हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम किया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को के बारे में कहा था कि वी owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किस तरह से भारतीयों ने हमें बताया कि काउंटिंग की शुरुआत की, जिस पर पूरी साइंटिफिक डिस्कवरी बेस्ड है। तो इस तरह का रिकॉग्निशन हमारे वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी अगर हम देखें तो बहुत तरक्की भारतीय वैज्ञानिकों ने की है। और आज भी जो हम देखें तो मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में इंडिया इज अमंग द टॉप 5 नेशंस में आता है पूरी दुनिया के अंदर। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भारत एक बड़ी शक्ति है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत जानते हैं कि कितने सारे जो लॉन्च सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। तो इस तरह का, एंड इंडिया इज द ओनली 3rd वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो बहुत सारी खोजें भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा हुई हैं। तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने ट्रू सेंस में एज ए बीइंग इंडियन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम किया, और साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया जिनके माध्यम से विज्ञान को और आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ही टीचिंग को उन्होंने कैसे विज्ञान के प्रचार प्रसार को, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया। पीसी रॉय जी ने जर्नल शुरू किया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि जिसमें पब्लिश वर्क नेचर, जो कि आज के समय का सबसे जो हाईली इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल्स है, तो उसके अंदर आर्टिकल छपते थे जर्नल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वर्क था जो इस जर्नल में छपता था, वो उस लेवल का था कि नेचर जर्नल उसके आर्टिकल अपने पत्रिका में छापता था। इसी के साथ साथ जो इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर इंस्टीट्यूट्स उन्होंने डेवलप किए, और साथ ही साथ ये बताया कि जो इंडियन साइंस है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द वेस्टर्न साइंस, कि हम भारतीय विज्ञान अपने दम पर एक अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम भारतीय विज्ञान के द्वारा किया गया। अब जो हमारा पर्पज है कि आज के इस व्याख्यान का, कि व्हाट इज फॉर अस टुडे, कि हमें क्या करना चाहिए हमारे युवा वैज्ञानिकों को, हमारे छात्रों को। तो सबसे बड़ी चीज है कि वी हैव टू प्राउड अवर लिगेसी, जो हमारी विरासत है हम उस पर गर्व करें, उसके बारे में जानें, उसको समझें कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से इस देश की सेवा की है। राइट अबाउट देम इन अवर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में उनके बारे में हम लिखें, समझें। साथ ही साथ अपने बच्चों को, अपने छात्रों को और सिविल सोसाइटी को अपने भारतीय वैज्ञानिकों की, ऋषि मुनियों की इन उपलब्धियों के बारे में बताएं। साथ ही इन अवर पर्सनल लाइफ ट्राई टू परस्यू एक्सीलेंस इन स्मॉल थिंग्स, हम छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से, क्योंकि जो जितनी भी खोजें रही हैं उस समय पहले कोई, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम अच्छा रिसर्च नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को कि अगर हम छोटी चीज़ें करते हैं, स्मॉल, क्योंकि इनोवेशन रिसर्च में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम जो हमारा अगर आइडिया इनोवेटिव है तो हम एक छोटी चीज़ों से भी एक बड़ी खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ टीच साइंस इफेक्टिवली, मेक स्टूडेंट लव साइंस, कि साइंस को हम इस तरह से अपने छात्रों को पढ़ाएं कि वो उसको समझें और साथ ही साथ उसको एंजॉय करें। तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस तरह की टीचिंग को हम रखें। डू साइंस इन अवर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में हम साइंस को करें, क्योंकि जब कोई चीज़ हम अपनी भाषा में करते हैं तो उसकी समझ ज़्यादा होती है। आज भी अगर हम अंग्रेजी में कोई चीज़ समझते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले इंटरनली हमारे ब्रेन के अंदर उसका जो ट्रांसलेशन हमारी मातृभाषा में होता है, उसी के बाद वो चीज़ हमारे अंदर गहराई से पहुंचती है। तो इसीलिए हम अपनी भाषा में अपने अगर सोचेंगे, अगर हम अपनी भाषा में मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम गहराई से
सोच पाएंगे, इनोवेटिवली सोच पाएंगे और कुछ नवाचार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्लड द इंटरनेट विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट अवर साइंटिस्ट, क्योंकि ये भी एक कमी है कि हमारे इन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की जानकारी हमारे क्यूरिकुलम्स में नहीं है, हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है, उनके बारे में बताया नहीं जाता। तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिक केवल आइंस्टीन, न्यूटन और इनके बारे में मानते हैं कि ये ही महान वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन जो भारतीय वैज्ञानिक उनकी जो गौरव गाथा है उसकी जानकारी कहीं कम है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इंटरनेट के माध्यम से अपने वैज्ञानिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी क्यूरिकुलम के माध्यम से उनको दें, ताकि वो अपनी संस्कृति पर, विरासत पर, अपने प्राचीन विज्ञान पर गर्व कर सकें और उसी सोच के साथ, उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़कर इनोवेशन कर सकें और भारत की जरूरतों के हिसाब से खोजें कर सकें। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने कहा था कि इन सर्विंग माय फेवरेट साइंस आई हैव ओनली वन आइडिया इन माय माइंड एंड दैट थ्रो आई शुड सर्व माय कंट्री। तो क्या होना चाहिए एक वैज्ञानिक का फेवरेट साइंस करने के लिए? कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। इस सोच के साथ हम विज्ञान करें, इस सोच के साथ हम अनुसंधान करें, इस सोच के साथ हम नवाचार करें, तो निश्चित रूप से भारत का जो ग्रोथ है वो निश्चित रूप से, हमारा जो स्वर्णिम काल में जो विज्ञान में भारत अग्रणी रहा, कई दशकों तक जो भारत ने लीड किया, उसको पुनः भारत आज के समय में भी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में लीड कर सकता है। तो इसीलिए टू वर्क टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ इंडिया, हम भारत की वेलफेयर के लिए काम करें, भारत की भलाई के लिए सोचें और साथ ही साथ से प्राउडली आई एम इन इंडियन, और इस बात पर गर्व करें कि हम सब भारतीय हैं और भारत का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे वो हमारा विज्ञान हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो। इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे छात्र एक बहुत अच्छा इनोवेशन के साथ, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वहाँ के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उन आर्टिकल्स में से कुछ आइडिया निकाल कर कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो उससे जो इनोवेशंस है वो हमारे छात्रों में गायब हो चुका है, वो कम हो चुका है। हम नवाचार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए से जो उस तरह की खोजें हैं जो हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने की हैं, वो आज कहीं ना कहीं कम होती दिखती हैं। तो दीज आर सम रेफरेंसेस जो इस व्याख्यान के लिए हमने कलेक्ट किए। साथ ही साथ अभी एक इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, ये कंपाइलेशन किया है विज्ञान भारती, जो हमारी सेंट्रल यूनिट है, और ये 271 पेजेस का एक उन्होंने, आप किताब कह सकते हैं या एक लिटरेचर कह सकते हैं, अभी बनाया है। और इसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी पूरे भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों की और क्या क्या खोजें विभिन्न क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र, चाहे विज्ञान का है, चाहे चिकित्सा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी क्षेत्रों की जानकारी से बहुत सुंदर इसमें लिखा गया है। तो मेरा निवेदन है कि सभी जो युवा वैज्ञानिक हैं, छात्र हैं, हमारे इस बुक को पढ़ें, कि बहुत डिटेल में जानकारी इसमें दी है और बहुत लोगों का योगदान इसको बनाने में रहा है। जगह जगह से मटेरियल को कलेक्ट करके कंपाइल किया गया है इस इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। और ये कोई बुक ऐसी नहीं है कि आपको परचेज करनी है, क्योंकि विज्ञान भारती का ये उद्देश्य है, ये सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिक तक पहुँचाएँ। तो ये सॉफ्ट कॉपी इसकी मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, आप ज़्यादातर लोगों को भेजें, ताकि हमारे छात्र स्पेशली इस विज्ञान की उपलब्धियों के, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ें, और ताकि उसके माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकें विज्ञान के क्षेत्र में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और धन्यवाद सर, डॉक्टर अनुराग गौड़ जी, अपने बड़ा ही विस्तृत तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला कि किस तरह हमारे देश के विज्ञान ने अपने आप को इवॉल्व किया, प्राचीन भारत में धन्वंतरी जी से स्टार्ट होकर के और अब आधुनिक भारत में क्या क्या खोजे, हमारे जो सबसे लेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम तक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो मशहूर हुए। तो साइंस ने, विज्ञान ने, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है या मेडिकल साइंस है, अपने आप को इवॉल्व किया। ये भी आपने बहुत सही कहा कि बहुत सारी जानकारियां हमारे पास पूरे संसार से पहले थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त पब्लिशिंग का कोई जरिया नहीं था तो वो रजिस्टर नहीं हो सकी, और दूसरे देशों ने उन सब चीज़ों को अपने नाम से रजिस्टर करा दिया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन अब
क्योंकि जागरूकता का समय है। हर देश अपने आप में एक काफ़ी साइंस हो या कोई और दूसरा फील्ड हो, भारत के पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और अब हम ये सीख भी गए हैं कि किस तरह से टाइमली अपनी खोजों को समय पर रजिस्टर भी करना जरूरी है, पब्लिश करना जरूरी है, ताकि पूरे वर्ल्ड को ये पता लगे कि सबसे पहले ये खोज कहाँ हुई। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और आपने जिस बुक का ये मेंशन किया है इसकी सॉफ्ट कॉपी और अगर इसकी हार्ड कॉपी भी है तो मैं अपने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी कुछ कॉपीज हमारी लाइब्रेरी में वो मंगा लेंगे। तो अगर इसकी कोई हार्ड कॉपी भी है तो मैं आपसे ये पूछ लूँगा बाद में, है ना सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को जो सुन रहे होंगे उन्होंने काफ़ी कुछ ग्रहण किया होगा और किस तरह से हमारे देश का भविष्य एक बन सकता है इनोवेशन में, इन्वेंशन में। अपनी नई इन्वेंशन दिन रात हम देखते हैं अपने आसपास, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, वो तीसरी आंख की ज़रूरत है कि जिसे खोलें और एकदम से क्लिक करता आइडिया और नई इन्वेंशन हो गई। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ देख रहा हूँ मंच पे बहुत सारे हमारे विशिष्ट अतिथि और जुड़ गए हैं, जिनमें डॉक्टर अमन, डॉक्टर प्रमोद, मैडम बिंदु मंगला फ्रॉम YMC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अमित जी IG नेशनल कॉलेज लाडवा, डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर अमनजीत जी DJU हिसार से हैं, डॉक्टर स्मिता S कुमार, डॉक्टर उमेश गौड़ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च DJU हिसार, डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी। तो मैं आप सबका भी हमारे इस मंच पर आगमन पर स्वागत करता हूं और सर उम्मीद करता हूं कि आपका साथ हमें ऐसे ही भविष्य में भी मिलता रहेगा। और मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूं सर, ओम प्रकाश जी को इनवाइट करूं या अभी वो चले गए हैं? अब तो लगता है सर कि वो लीव कर गए हैं सर। लीव कर गए हैं, चलो कोई बात नहीं। जी तो जी। अभी कोई और वक्ता है, किसी और से कुछ बुलवाना है सर या इसको कंक्लूड करूं फिर मैं? कोई और भी हमारे जो अतिथि हैं उनमें से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या नहीं, तो फिर मैं अपने जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं श्री रविंद्र जैन जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए हुए अतिथियों का और हमारे आज के प्रमुख वक्ता जी डॉक्टर अनुराग गौड़ जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री रविंद्र जैन जी। My audio is audible? Voice is audible? Yes, you are audible. Okay. एक औपचारिक धन्यवाद और अभिनंदन तो डॉक्टर संजीव गुप्ता जी के द्वारा विस्तृत जानकारी के साथ कर दिया गया है। फिर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे फिजिक्स डिपार्टमेंट, अग्रवाल कॉलेज, अपने प्रिंसिपल सर की ओर से उन सभी का धन्यवाद करूं जिन्होंने इस टॉक को सक्सेसफुल बनाया। सबसे पहले मैं श्री डॉक्टर अनुराग जी का धन्यवाद करूंगा जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं। इनका जो भी ये डिस्कशन टॉक था दैट वाज वेरी यूजफुल टू एवरीवन। जिस भी स्टूडेंट्स ने सुना होगा उसको ऐसा लगा होगा कि हमने वास्तव में अपने इस विज्ञान का जो स्वर्णिम सफर रहा है आज उसकी यात्रा की है। और डॉक्टर जवाहरलाल जी प्रेसिडेंट विभा हम उनसे जुड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। किसी कारणवश प्रोफेसर ओम प्रकाश जी टेक्निकल वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। प्राचार्य महोदय अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ जिनकी प्रेरणा से जो जिनकी सपोर्ट से ये प्रोग्राम सक्सेस हो सका, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एंटायर टीम जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड द कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव गुप्ता एंड डॉक्टर देवेंद्र जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी डॉक्टर अनुराग जी के द्वारा वैदिक काल से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक जो कुछ एक लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट प्रेजेंट की गई वो वास्तव में हमें प्राउड फील कराती है कि हमारा जो इतिहास है वो बड़ा रियली में स्वर्णिम रहा है। डॉक्टर अनुराग जी कह रहे थे कि जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने वनस्पति के अंदर प्राण देखे और शायद उस वक्त तक जो वेस्टर्न
हमारा पार्ट था, वो इस वनस्पति के अंदर किसी प्राण की परिकल्पना भी नहीं कर रहा था। मैं एक और साइंटिस्ट उनका जिक्र करूंगा जिन्होंने वनस्पति के अंदर प्राण से हटकर वायु के अंदर प्राण देखे, पानी के अंदर प्राण देखे, अग्नि के अंदर प्राण देखे। उन्होंने जल जीवन है ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जल जीव है, यानी वाटर जो है वो अपने आप में एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, वाटर। ऐसे ही जो एयर है जिसको हम इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस से हट करके ये कहा कि ये जो वायु है इसके अंदर प्राण है, वायु के अंदर, वायु जीव है अपने आप में। मैं उस साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। 1921 की अगर बात करें, मैक्स प्लैंक से पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि रेडिएशन के साथ एक पार्टिकल हो सकता है और उस पार्टिकल का नाम फोटोन है। और मात्र इस कंसेप्ट ने फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ चेंज करके दिया हमें। एक रेडिएशन के अंदर पार्टिकल माना गया, पुद्गल माना गया, फिर पार्टिकल के अंदर एक वेव मानी गई, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। तो उसने पूरा साइंटिफिक सिनेरियो को चेंज कर दिया। अब मैं उस साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि जब ये आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, हम ये मानते हैं आत्मा एक एनर्जी पुंज है, ऊर्जा का एक स्रोत है, वो उससे अलग हुआ, शरीर को जाकर के हमने दफना दिया, जला दिया, और आत्मा जो एनर्जी पुंज है उससे अलग हो गया। पर वो साइंटिस्ट कहता है कि आत्मा के साथ भी एक शरीर है जो उसके साथ गया है, और उस शरीर का नाम है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर, ये जो कार्बन शरीर है ये कर्म पुद्गलों से बना है, कार्बन से बना है। जैसे हम फोटोन की बात करते हैं, ठीक वैसे ये पुद्गल हैं, पार्टिकल्स हैं जो कार्बन पार्टिकल्स कहलाते हैं। इनसे बना हुआ शरीर आत्मा के साथ जाता है, यानी आपका पूरा लेखा जोखा आपके साथ चला गया जो आपने यहाँ किया। हमने तो ये माना था कि आत्मा गई, आत्मा के साथ एक शरीर भी जाता है जिसे कार्बन शरीर कहते हैं। मैं ये बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस रेडिएशन के साथ पुद्गल की खोज के साथ इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, अगर हम जिस विषय पर मैंने अभी अपनी बात रखी है इस पर विचार करें, जर्मन साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इस विषय पर खोज कर रही है कि आत्मा के साथ एक शरीर है जो तब तक रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण मुक्त नहीं हो जाती उस शरीर से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और उस शरीर का नाम है कार्बन शरीर। तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारी थॉट, हमारी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव रही। हमने अपने ज्ञान को शायद अपने शिष्यों तक ही आगे ट्रांसफर किया, उस पूरी दुनिया को नहीं दिखाया, इवन अपने पड़ोसी को भी नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हम अपनी बात को सही तरीके से कहने में कई बार विफल भी रहे। चलिए अनुराग जी, बड़ा अच्छा लगा आपका द वे ऑफ टॉकिंग एंड द प्रेजेंटेशन, वो इतना सुंदर था कि आपने बिल्कुल विषय से इधर उधर ना हो करके विषय पर अपने आप को कन्फाइन करते हुए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतने प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहा कि आई थिंक एवरीवन एंजॉयड इट एंड गेट बेनिफिटेड बाय दिस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस विभा टीम and Anurag ji and this organizing team, students who participated. Thank you very much. थैंक यू जैन साहब, थैंक यू। तो सर आज का जो व्याख्यान है यहीं पर इसको विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में हमें आपका साथ फिर दोबारा से मिलेगा। जब भी हम आपको याद करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सबका साथ हमें फिर से मिलेगा। इसी आशा के साथ सबको नमस्कार। हो गया जी गायन। तो सर अब लीव कर सकते हैं आप प्लेटफॉर्म को एक एक करके जो चाहें। अनुराग जी आपसे अभी फिर देवेंद्र जी बात करेंगे। जी 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 सर, ठीक है। फीडबैक, थैंक यू डॉक्टर संजीव, फीडबैक के लिए लिंक दे दो। फीडबैक का लिंक कहाँ है? क्यों देखना पड़ेगा यार, वो देवेंद्र क्लास में। एक सेकंड रुक लो, फीडबैक का लिंक मेरा फोन का डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपसे एक बात ऐड करना चाहूँगा
फीडबैक के लिए लिंक नहीं आया? मेडिवल पीरियड में लेकिन यहाँ भी भेज बहुत दिया बड़ी है। मात्रा में लोग जो है वो आर्किटेक्चर में बहुत भारी काम हुआ है। एंशिएंट में तो था ही, मेडिवल में बहुत काम हुआ। 10वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं तक जो है साउथ के जितने टेम्पल्स हैं साइंटिफिकली उनको इरेक्ट किया गया है, मैथमेटिकली कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल काम है। सम्रांगण सूत्रधार जो है राजा भोज का मैथमेटिक्स का के साथ भोज का ग्रंथ है। तो आर्किटेक्चर को भी भविष्य में हम साथ में जोड़ लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल, इसको अभी और कई सारे जो क्षेत्र थे जी उसको हम शामिल नहीं कर पाए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो हम जब समय उसको आगे इसका ध्यान रखेंगे और उसको शामिल करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप मानेंगे इसको जोड़ ले तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मूल रूप से इतिहास का आदमी हूँ, बेसिकली साइंस का भी हूँ, बीएससी के बाद इतिहास में चला गया। और जावर माइंस जो है राजस्थान में जिंक निकालने की जो विधि है 15 16वीं 17वीं शताब्दी तक जो देसी विधि थी उसी का इस्तेमाल बड़े रूप में किया गया और उस पर अभी काफी लोगों ने काम किया है। और वो अवशेष वहाँ आर्कियोलॉजिकल मिल रहे हैं कि किस प्रकार से पुरानी टेक्निक जो है उसके द्वारा बड़े आसान तरीके से जिंक जो है वो उसके एस्क में से निकालने का सिस्टम उनके पास था। वगैरह बाद में भेजूंगा लिंक बना भूल गया। वगैरह बना करके फिर भेज देंगे बच्चों का। वो क्लास में चला गया काम नहीं तो पढ़वा देते हैं। ठीक है सर, फीडबैक लिंक जो है ना बाद में हम भेजेंगे। देवेंद्र जी थोड़ा सा बिजी हो गए तो जैसे ही आते हैं ना फीडबैक लिंक हम आपके पास भेज देंगे। हाँ जी, तो हाँ संजीव, एंड ऑफ मीटिंग कर दो। कर दूं एंड? हाँ, एंड ऑफ मीटिंग करो।